हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो कि आपका है वाटर यानी कि जल। जल से तो आप ऑलरेडी परिचित होंगे ही, इसे जो है इंट्रोड्यूस करने का कोई आवश्यकता नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आप जल का नाम सुनते ही आपके मन में आता होगा कि वही जल जिसे हम पीते हैं, वही पानी जिसे हम पीते हैं, वही होता है जल। और तो और आपके मन में आ जाता होगा कि जल का स्रोत का ये आ जाता होगा, जैसे कि आप नल के बारे में सोचने लग जाते हैं, रिवर के बारे में सोचने लग जाते हैं, महासागर, झीलें, ये सब चीजें जो है आपके मन में आने लगता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जल के बारे में, जल साइकिल के बारे में, चक्र के बारे में, यानी कि वाटर साइकिल। इसके बारे में हमने हल्का सा चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर मेनली पढ़ेंगे। तो वाटर साइकिल क्या है, इससे आप ऑलरेडी परिचित होंगे। ये कोई जो है वाटर बॉडी है, आप चाहे महासागर मान सकते हैं, नदी मान सकते हैं, या फिर झील, तालाब, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई सन है और ये वाटर है। वाटर पे सनलाइट पड़ रहा, यहाँ की टेम्परेचर बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगी तो इस वाटर का क्या होगा, एवेपोराइजेशन होगा और ये जो है वायुमंडल की ओर जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होगा कि वायुमंडल की ओर इवेपोराइजेशन हो करके वाटर क्या होगा, H2O, वाटर यानी कि H2O, ये जो है जाएगा वायुमंडल की ओर और फिर ये ठंडा होकर संघनित यहाँ पर होगा। यहाँ पर संघनित हो करके बादल का निर्माण करेगा। ठीक है, फिर इसका टेम्परेचर और घटता है और क्या होता है, फिर से बारिश होने लगती है। और ये प्रक्रिया जो है, कुछ बारिश जो है स्थलीय सतह पर भी बारिश होता है, जलीय सतह पर भी बारिश होता है। तो ये जो स्थलीय सतह पर जो बारिश होता है वो क्या, धरती के अंदर जो है वो ऑब्जर्व होता है और फिर से ये जो है वाटर बॉडी में मिल जाता है, या तो फिर इसे हम ट्यूबवेल के द्वारा बाहर निकालते हैं और इसका यूज करते हैं, और फिर जो है ये फिर से नाली के द्वारा नदी में जाता है, फिर नदी से समुद्र में मिलता है, और फिर इसका इसी तरह से फिर एवाइब्रेशन होते रहता है और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। यानी कि जल का क्या होता है, एवाइब्रेशन होता है और फिर वो वायुमंडल की ओर जाता है, ये संघनित होकर के बादल का निर्माण करता है और फिर बारिश के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होती है और फिर से जो है बारिश के रूप में ये जो है धरती पर, पृथ्वी पर आता है और ये प्रक्रिया लगातार जो है होते रहती है, रिपीट होते रहती है। इसे ही हम जो है कहते हैं वाटर साइकिल। अब हमने जल चक्र को समझ लिया। अब हम जल चक्र के बाद देखते हैं कि जल का प्रकार कितना होता है, कितने टाइप के वाटर्स होते हैं। तो इसमें हम समझेंगे वाटर जो है दो तरह का होता है। आपने सुना भी होगा, जनरली सामान्य लैंग्वेज में भी आपने सुना होगा कि वाटर जो है खारा पानी होता है, मीठा पानी होता है। ये दो तरह के पानी होते हैं, खारा और मीठा पानी। ठीक है, तो इसे हम समझ लेते हैं। वाटर दो तरह के होते हैं, एक होता है लवणीय जल, जिसको सॉल्टी वाटर कहते हैं, और एक होता है अलवणीय जल। नॉन सॉल्टी वाटर। ठीक है, और ये जो होता है सॉल्टी वाटर, इसमें कौन सा नमक या तो कौन सा जो है खारापन मिला होता है, कौन सा नमक मिला होता है, तो इसमें मिला होता है सोडियम क्लोराइड, और जिसे हम खाने के लिए यूज करते हैं वो वाला मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे जो है नमक इसमें मिली हुई होती है। तो हम जो है सॉलिनिटी को कैसे जो है हम ये समझेंगे कि समुद्र का जो औसत जो लवणीयता है वो कितना होता है। अगर हम सैलिनिटी की बात करें तो एवरेज सैलिनिटी जो है, औसत लवणीयता,
औसत लवणीयता, सागर का औसत लवणीयता क्या होता है? तो देखो, लवणीयता जो होता है 1000 ग्राम वाटर में जितना मात्रा में जो है सॉल्ट मिला होता है उसी को हम लवणीयता कहते हैं। तो औसत लवणीयता जो है वो आपका हो जाएगा 35। इसको कुछ इस तरह से यूनिट जो है दिखाते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो 35 ग्राम 35 होता है, 35 ग्राम होता है 1000 वाटर में। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, या तो फिर 35 अपॉन 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सैलिनिटी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अलवणीय जल का। तो अलवणीय जल जो आपका रिवर में होता है, अंडरग्राउंड वाटर आप कह सकते हैं, फिर आपका हो जाएगा इसी तरह से कई सारे लेक। देखो इसमें जो है मोस्टली जो सी और ओशियनिक वाटर होता है वो जो होता है वो सैलिनिटी वाटर होता है। कुछ कुछ लेक्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, खारा होते हैं। अब कुछ लेक मीठा लेक जो है होता है, रिवर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, और इस तरह से जो रेन वाटर होता है, ये सारा जो होता है वो अलवणीय जल का एग्जाम्पल है। अब हम इसको समझने के बाद अब हम देखते हैं कि कितने मात्रा में जो है जल का कितना प्रतिशत जो है समुद्र में है, कितना प्रतिशत जल जो है वो मीठा है, कितना खारा है। तो इसे हमने पहले भी समझा था कि 97% जो वाटर है वो तो आपका सॉल्टी वाटर है। ठीक है, बाकी 3% जो वाटर बचता है वही आपका मीठा जल है, अलवणीय जल है, जिसका प्रयोग हम खाने में, पीने में और घर का सारे काम करने में उसका प्रयोग करते हैं। तो अब हम इसको समझ लेंगे कि कितना प्रतिशत जो है आपका बर्फ के रूप में है, कितना अंडरग्राउंड वाटर में है, कितना रिवर में है, कितना लेक में है, कितना जो है समुद्रीय जल में, कितना समुद्रीय जल है, इसका प्रतिशत के रूप में हम उसको समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी जल का वितरण का। तो हमने पहले भी बताया था कि जल का सबसे ज्यादा प्रतिशत जल जो है आपका ओशन में पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है, खारा जल के रूप में पाया जाता है। और मैंने इसका परसेंटेज के रूप में भी बताया था कि ये जो है 97% जो है ओशनिक वाटर होता है, या तो फिर सॉल्टी वाटर होता है, खारा जल होता है। ठीक, अब बाकी 3% जो था, लगभग 3%, वो आपका हो जाता है अलवणीय जल। अलवणीय जल हो जाता है। और यहाँ पर अब हम जो है डिटेल में थोड़ा सा लेते हैं कि किसमें कितना प्रतिशत पाया जाता है। ऐसे इसको जानना इसलिए जरूरी हो जाता है, देखो फैक्ट से एग्जैक्ट तो नहीं हमें याद रह सकता, इसे याद तो नहीं करना, लेकिन एक क्रम के रूप में आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा कहाँ है, किसमें है। ठीक, तो हम समझ लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा जो है महासागरीय जल होता है, महासागर में सबसे ज्यादा 97.3% पाया जाता है। इसको नहीं याद रखना कि 97.3% होगा, इस तरह से याद नहीं रखना है, क्योंकि इस तरह से जो है आपको सिर्फ याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है महासागर में पाया जाता है, कितना, तो लगभग 97%। फिर आपको याद रखना है कि उसके बाद जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ रूप में जो है वो वाटर पाया जाता है, और वो है आपका 2%। ठीक है, उसके बाद आपका भूमिगत जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर 0.68% पाया जाता है। फिर उसके बाद जो है झीलों का अलवणीय जल। अलवणीय जल मैंने अभी बताया था कि झीलें जो है वो दो तरह की होती हैं। एक झील वैसा होता है जिसमें लवणीय जल पाया जाता है, एक झील वैसा होता है जिसमें अलवणीय जल पाया जाता है। तो जो लवणीय जल है और अलवणीय जल है, तो यहाँ पर हम अलवणीय जल वाला जो झील है उसका जान लेते हैं कि उसमें कितना वाटर है। तो उसमें जो है 0.009% वाटर है। अब हम देख लेते हैं स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, जो कि आपका हो जाएगा 0.009%। ये जो है लवणीय जल है। देखो स्थलीय समुद्र जो होता है, सामान्यतः हम इसे जो है लेक ही कह देते हैं कि ये सॉल्टी लेक है। ठीक, तो ये इसका प्रतिशत जो है वो हो गया 0.009%, दोनों का सेम परसेंटेज है। अब हम बात कर लेते हैं वायुमंडल में, यानी कि भाप के रूप में या तो फिर एवेपोरेशन फॉर्म में जो है आपका जो वाटर होता है, गैसीय फॉर्म में जो वाटर होता है, वो कितना प्रतिशत आपका वायुमंडल में पहुंचा है। तो वो जो है आपका हो जाएगा 0.0019% वाटर जो है आपका वायुमंडल में अवेलेबल है गैस रूप में।
और उसके बाद सबसे कम जो आपका पाया जाता है वो नदियों में। नदियों में कितना पाया जाता है? तो 0.0001%। ओके, देखो एक बार यूपीएससी के 2021 के एग्जाम में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी पूछ दिया गया था कि सबसे ज्यादा वाटर कहां पर है, भूमिगत जल में या बर्फ के रूप में। तो यहाँ पर आंसर क्लियर दिख रहा है कि बर्फ के रूप में। तो देखो 7 क्लास के चैप्टर से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभार 2-4 क्वेश्चन जो है फैक्चुअल के रूप में होता है, लेकिन कभी कभार नहीं भी होता। ये जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, 4 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में 1-2-4 क्वेश्चन जो है फैक्ट्स के रूप में आ जाता है। वैसे बेसिकली जो है इसमें कॉन्सेप्ट्स पे आधारित प्रश्न रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इस तरह के प्रश्न जो है परसेंटेज के रूप में जो है पूछ लिया जाता है, वनडे एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है और पीसीएस एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी यहां पर से आ जाता है क्वेश्चन कि विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे दिया जाता है, ए 23 मार्च, बी 24 मार्च, सी 22 मार्च, डी 21 मार्च। तो आपका ऑप्शन क्या? देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, सारा मार्च है, सिर्फ डेट का अंतर है, 23 होगा, 24 होगा, 22 होगा या 21 होगा। तो आपका आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा, 22 मार्च। आपको याद रखना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ओशियन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। हाँ, तो ओशियन सर्कुलेशन यानी कि समुद्र महासागरों की गतियां, तो ये जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है तो हम देख लेते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका तरंग, यानी वेव्स के फॉर्म में, और दूसरा आपका हो जाता है ज्वार भाटा, ज्वार भाटा हो गया यानी टाइड्स। फिर आपका हो जाएगा धाराएं, समुद्री धाराएं जिसको कहते हैं ओशियन करंट। ओके, अब हम जो है इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो तरंग क्या होता है? महासागरों में वायु का प्रवाह जो है, वायु के प्रवाह होने से जो है समुद्र में क्या आता है? तरंग उत्पन्न होती है। महासागरों में या समुद्रों में जो है वायु के प्रवाह के कारण जो है वो महासागर में क्या उत्पन्न होता है? तरंग उत्पन्न होता है। ओके, तरंग जितना अधिक तेज से जो है वायु बहेगी उतना ही ज्यादा जो है आपका तरंग उत्पन्न होगा। जितना तेज पवन बहेगा उतना ही तेज जो है आपका क्या आएगा? तरंग उत्पन्न होगी। अगर हम बात करें कि जब तूफान आता है, आंधी चलती है, तूफान आता है, तब जो है बहुत ही तेज जो है आपका तरंगे उत्पन्न होती है और ऐसे तरंगों के कारण जो है बहुत ही विनाशकारी घटना होता है। अगर समुद्र सतह के आसपास कोई गांव बसा हुआ है या तो कुछ मछुआरे अपने घर बना करके वहां पे रह रहे हैं, तो उनका जो है सारा माल जो है वो सारी की सारी जो चीजें हैं उसका विनाश हो जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये इसका तरंगों का उत्पन्न जो है इसके कारण सुनामी भी आता है। तो सुनामी कब आता है? जब भूकंप जैसी घटनाएं होती है, ज्वालामुखी अगर आ गया, समुद्री भाग में ज्वालामुखी अगर आया, या तो फिर आपका भूस्खलन हुआ, यानी कि सतह के नीचे जो है, समुद्र के नीचे वाला जो भाग सतह है वो खिसक गया, अपने जगह से हल्का सा स्लाइड कर गया, जो है भूस्खलन हो गया, तो उसके कारण भी जो है ये तरंगे बहुत ही ज्यादा विनाशकारी साबित होती है और उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? सुनामी उत्पन्न होता है। तो सुनामी क्या होता है? तो सुनामी जो है बहुत ही विनाशकारी तरंग जो है होता है, इसको ज्वारीय तरंग के कारण जो है वो सुनामी का उत्पन्न होता है। ऐसी जो तरंगे होती है वो मिनिमम 50 मीटर की ऊंचाई तक जो है
ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सुनामी आता है। सुनामी आने के लिए जो है मिनिमम जो है तरंगों की ऊंचाई कितना तक जाता है, 15 मीटर की ऊंचाई तक जो है वो तरंगे पहुंचती है। अब हम ज्वार को समझते हैं, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, तो दिन में 2 बार महासागर में जो है महासागरीय जल का जो है दिन में 2 बार ऊपर और नीचे उठना, ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, ये जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। जब जल का जो है उठना जो है इतना ज्यादा अधिक ऊंचाई तक उठ जाता है कि वो महासागरीय सतहों को क्या कर लेता है, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या कर लेता है, छुपा देता है, ढक देता है। तो यह जो प्रक्रिया होता है वो हमारा ज्वार कहलाता है। और जब जो है सारी की सारी पानी जो है अपने न्यूनतम स्थिति तक पहुंच जाता है तो वही जो होती है वो आपका भाटा कहलाता है। अब देखो इसका उत्पत्ति कैसे होता है उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखो ये कोई सन है, क्या है, सन, और ये अर्थ है। मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी क्लास 6 के चैप्टर 1 में भी ये बताया था कि हर एक पिंड का जो है क्या होता है, अपनी ग्रेविटी होती है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और वो अपने से कमजोर या तो फिर जो जिसको जो है वो अट्रैक्ट करता है। हर एक पिंड जो है अपन एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो देखो ये अर्थ है आपका, अर्थ का जो है मैंने बताया था आपको कि 3/4 भाग जो है वो जलीय भाग है। तो जलीय भाग है तो ये क्या करता है कि जल को, जब ये सन जो है इसके ऊपर मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा तो क्या करेगा, वो बल को जो है, बल से जो है अर्थ को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन वो इतना ज्यादा तो शक्तिशाली नहीं होता कि उसे अपने पूरे के पूरे जो है खींच ले अपनी ओर। लेकिन हाँ, उस पर जो जल मौजूद है वो क्या करता है, उठता है। डेली 2 बार क्या होता है, उठता है और गिरता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर का जो जल है वो उठता है। तो यही जो होता है ज्वार भाटा की प्रक्रिया इस तरह से जो है उत्पन्न होती है। तो अब देखो जब सन यहाँ पर हो, सन और अर्थ एक दूसरे के ठीक सामने हो, और यहाँ पर आपका मून हो, ठीक सामने ना हो, अर्थ और सन जो है एक दूसरे के सामने हो, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जो है सन अर्थ के ऊपर क्या कर रहा, फोर्स लगा रहा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा। तो इससे जो है जल तो ऊपर आएगी, वो तो ऊपर उठेगा, लेकिन उतना ज्यादा गति से जो है नहीं उठेगा। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम ऊंचाई का ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और जब देखो पूर्णिमा और अमावस्या 2 ऐसे दिन होते हैं जब सन और अर्थ के साथ साथ मून, तीनों के तीनों जो है एक दूसरे के क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। तो ये देखो आपका सन हो गया और ये आपका अर्थ हो गया, मून रख लो, ये आपका मून हो गया और ये आपका क्या हो गया, अर्थ। ये इस पर देखो, ये भी जो है अर्थ पर क्या लगा रहा, फोर्स लगा रहा, और ये भी जो है अर्थ से क्या लगा रहा, गुरुत्वाकर्षण बल इस पर भी लगा रहा, और ये भी लगा रहा। तो दोनों जब गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा तो ज्यादा मात्रा में जल क्या होगा, ऊंचा ऊपर तक उठेगा, ज्यादा ऊंचाई पर जो है जल क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो ये जो होता है मैक्सिमम ऊंचाई तक जो है ज्वार भाटा यहाँ पर उत्पन्न होता है। कौन सा दिन, तो अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन जो है वो ज्यादा ऊंचाई तक जो है वो जल जो है ऊपर तक उठता है। ऐसी स्थिति एक बार तो आपका मून सामने आ जाता है जब आपका अमावस्या ये पूर्णिमा हो, और ऐसी स्थिति तब भी उत्पन्न होती है जब यहाँ पे अर्थ हो और यहाँ पर ये भी मून भी लगा रहा हो फोर्स इस पे, ठीक। और ये अमावस्या वाला दिन भी जो है एक दो तीनों जो है एक दूसरे के सामने आ जाता है, ठीक। अब हम जलधारा को समझते हैं। तो जलधारा को देखो यहाँ पर इस क्लास में तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आगे की जब सीनियर क्लासेस जैसे कि 9th क्लास और 11th क्लास में जो है इसको बहुत ही विस्तार से समझाया गया है, वहां पर हम इन चीजों को समझेंगे। फिलहाल कुछ चीजें जो है यहाँ पे समझना है। तो आप जो है जलधारा या धारा
में क्या पढ़ेंगे, तो देखो जलधारा जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक गर्म जलधारा होता है और एक ठंडी जलधारा होता है। तो देखो गर्म जलधारा कहाँ पर होगा, जहां का वैसा एरिया, अर्थ का वैसा एरिया जहां पर सबसे ज्यादा ठंडी होगी, वहां पर अगर हम पूछे कि कौन सा जलधारा फ्लो करेगा, गर्म या ठंडा, तो जाहिर सी बात है वहां पर ठंडी जलधारा जो है वहां से बहेगी, फ्लो करेगी। और जहां पर सबसे ज्यादा गर्म है या तो गर्मी है जहां पे जो इलाके में, वहां पर से जो है गर्म जलधारा जो है वहां पे से फ्लो करेगा, बहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये अर्थ है, ये 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि ध्रुव, 90 डिग्री साउथ, और ये आपका इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। मैंने कहा था कि इक्वेटर पर जो है आपका सबसे ज्यादा गर्मी रहता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो है एकदम सीधा पड़ता है, और इधर तिरछा होने के कारण यहाँ पर सनलाइट कम पहुंचने का कारण जो है ध्रुवों पर जो गर्मी होती है वो बहुत कम होती है, यहाँ पे ठंड काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर से जो जलधारा फ्लो करेगा वो कैसे जलधारा फ्लो करेगा, ठंडी जलधारा फ्लो करेगा। दोनों ही ध्रुवों पर ठंडी जलधारा फ्लो करेगा। और अगर हम इक्वेटर पर बात करें तो यहां पर से जो है गर्म जलधारा फ्लो करेगा। गर्म जलधारा फ्लो करेगा। ठीक, बाकी जो है इसके बारे में विस्तार से हम आगे की क्लासेस में जो है समझ लेंगे। तो आपको जो है ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। में